नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मार्क के इस नए प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डील करने वाले हैं एक नया डिजीज़ कंडीशन जो कि है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड का एक नया टॉपिक, ये जेआई सिस्टम हमने जो पहले डील कर लिया, तो इस पर हम पढ़ने वाले हैं क्या, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में डील करेंगे आगे चल के। देखिए क्यों पलट नहीं रहा है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है, अ कंडीशन वेयर नॉर्मल फ्लो ऑफ फूड फ्लूइड एंड गैस थ्रू द इंटेस्टाइन इज ब्लॉक्ड। कह रहा है कि जो नॉर्मली फ्लो होता है फूड का, फ्लूइड का, गैसेस का, वो इंटेस्टाइन में ब्लॉक्ड हो गया, आइदर ड्यू टू फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन आर इम्पेयर्ड इंटेस्टाइनल मूवमेंट। यानी फंक्शनल, दो कंडीशन बोली गई हैं, फंक्शनल या फिर फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो नॉर्मल फ्लो हो रहा था फूड का, फ्लूइड का, गैस का, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वो अब नहीं होगा। अब कह रहे हैं इसका कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो मैकेनिकल में पहले देखते हैं कि उसका मैकेनिकल या फिजिकल कॉज क्या क्या हो सकते हैं। दो पढ़ा है ना मैंने, फिजिकल या फंक्शनल, या मैकेनिकल या फंक्शनल बोल सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, देखिए कॉज में दो हैं, कॉजेज में दो कॉज पढ़े हमने, एक था हमारा मैकेनिकल और दूसरा था हमारा फंक्शनल। तो ये हम पहले डील कर रहे हैं किसके साथ, मैकेनिकल के साथ। तो एडिशन, दो चीज़ों का चिपक जाना, हर्निएशन, हर्नियस ट्यूमर, इंटरसेप्शन, वल्वस या ट्विस्टेड बॉवल, लेट्स बैंड या माल रोटेशन हो जाना। और कह रहा है कि फॉरेन बॉडी स्ट्रक्चर्स, ये इसके कॉजेज़ हैं। इनकी वजह से क्या होती है, ये कैसे कॉजेज़ हैं, मैकेनिकल कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अब देखते हैं फंक्शनल में क्या बोला गया है। ये फंक्शनल में पैरालिटिक कॉजेज़, इलियस, पोस्ट सर्जरी पेरिटोनाइटिस, इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मेडिकेशन या ओपियाइड की वजह से क्या हो रहा है, इसको पैरालिटिक कॉजेज क्यों बोला है, क्योंकि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा था ना वो अब्रप्ट हो जाए। क्यों, किसी पोस्ट सर्जरी की वजह से, पेरिटोनाइटिस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या मेडिकेशन जैसे ओपियाइड जैसे मेडिकेशन की वजह से फंक्शनल होता है। तो कंजेनाइटल कॉजेज क्या क्या होते हैं, कह रहे हैं माल रोटेशन विद द लैट्स बैंड, एट्रेशिया स्टेनोसिस, हर्स्पंग डिजीज। तो माल रोटेशन विद लैट्स बैंड क्या होता है, इस पर क्या होता है, जब मिडगट जो होती है वो क्या होता है, मिडगट फीटल लाइफ पे 270 डिग्री पे रोटेट होती है। अगर ये कंप्लीट रोटेट ना हो, ये इसका कॉज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सीकम होता है हमारा, वो राइट लोअर पार्ट में होता है, वो पहुंच जाता है कहाँ पे, लेफ्ट अपर पार्ट में, यानी या मिड लाइन में पहुंच जाता है। अब ये लेट्स बैंड क्या होता है, जो मैं बोला गया कि लेट्स बैंड, तो जो फाइब्रस पेरिटोनियल बैंड जो एबनॉर्मली प्लेस्ड होता है कहाँ पे, सीकम में, सीकम से ड्यूडेनम तक प्लेस हो जाता है। यानी कि फाइब्रस का पेरिटोनियल बैंड होता है जो कि एबनॉर्मली सीकम से कहाँ तक, ड्यूडेनम तक प्लेस हो जाता है, जाके कहाँ पे, अपर एक क्रॉस करके, अपरली ऊपर से क्रॉस करके सीकम टू ड्यूडेनम ये प्लेस कर देता है, और जो ड्यूडेनम होता है उसको कंप्रेस करने लगता है। एट्रेशिया स्टेनोसिस, नैरोविंग हो जाना, हर्स्पंग डिजीज हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, वो देखेंगे हम, हर्स्पंग डिजीज, उस पर बताएंगे कि ये होता क्या है। अब आता है फीकल इम्पैक्शन एंड इंटरनल कंप्रेशन, अपसेस या ट्यूमर का हो जाना। अपसेस पता ही है आपको क्या होता है, एंड ट्यूमर क्या होता है, तो अपसेस और ट्यूमर का हो जाना ये होता है। ये मिसलेनियस कॉजेस पे आ रहा था। अब नेक्स्ट है हमारा कि टाइप्स। तो देखिए दो टाइप्स में क्या है, उसकी नेचर के बिहाफ में हमने देखा है, दूसरा साइट, दो चीज़ें, ठीक। ये हमारा क्या है, टाइप्स। तो नेचर में पहले बताया मैकेनिकल एंड फंक्शनल, यानी नेचर के बिहाफ में कौन कौन सा है, एक मैकेनिकल है, एक फंक्शनल है। साइट के बिहाफ पे हमारा दो है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है। तो अभी हम मैकेनिकल पहले देख लेते हैं कि नेचर के बिहाफ पे जो दो डिवाइड हुए हमारे, मैकेनिकल और फंक्शनल। तो मैकेनिकल का जो कॉज होता है, इट कैन बी एडेशन, हर्निया, ट्यूमर, इंटरसेप्शन, वल्वलस, लैट्स बैंड, ये मैकेनिकल है। यानी कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा वहाँ पे, एडिशन की वजह से, हर्निया या ट्यूमर हो गया, वल्वस या ट्विस्टिंग हो गई है इंटेस्टाइन की। अब फंक्शनल क्यों होगा, ये पोस्ट ऑप हो सकता है कि
कि अगर सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद हो गया, पोस्ट ऑप में होगा, पेरिटोनाइटिस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से कॉज होगा। अगर साइड की बात करें, नेचर के बिहाफ पे ये हो गया। साइड की अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कॉज होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली एडेशन, हर्निया, इंटरसेप्शन, लैट्स बैंड की वजह से कॉज होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्यों होता है? क्योंकि कैंसर, वल्वुलस फीकल इंफेक्शन की वजह से हो जाता है। अगर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो क्या सिम्टम दिखेंगे? वॉमिटिंग, पेन, डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन दिखेगा। अगर फंक्शनल हुआ है तो भी वॉमिटिंग, माइल्ड पेन, यहाँ पे माइल्ड पेन दिख रहा है, डिस्टेंशन है, नो मैकेनिकल ब्लॉकेज, यहाँ पे कोई मैकेनिकल ब्लॉकेज नहीं दिखेगा। किस पे? फंक्शनल में मैकेनिकल ब्लॉकेज नहीं होगा। मैकेनिकल ब्लॉकेज होगा किस पे? मैकेनिकल वाले टाइप पे होगा। साइट में आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए अर्ली वॉमिटिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो अर्ली वॉमिटिंग होगा। इसका सबसे मेन पॉइंट होता है ये कॉलिकी पेन, ये याद रखना, कॉलिकी पेन, मॉडरेट डिस्टेंशन दिखेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या दिखेगा? लेट वॉमिटिंग, सीवियर डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन होगा यहाँ पे। लार्ज इंटेस्टाइन में होने की वजह से लेट वॉमिटिंग, सीवियर डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन दिखेगा। कॉलिकी पेन क्या होता है अभी बताती हूँ आपको। तो कहते हैं कॉलिकी पेन, कॉलिकी पेन क्या होता है? ये पेन जो है आएगा और थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि सडन आ रहा है, एक वेव लाइक पेन हो रहा है, वेव लाइक पेन होगा, देन ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और थोड़ी देर बाद फिर से पेन होगा। इसको कॉलिकी पेन कहते हैं। तो इसको याद रखना, इसके ये हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, कॉलिकी पेन, मैकेनिकल ब्लॉकेज, ये चीज़ें। अब कह रहा है कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होगा सबसे पहले। तो ऑब्स्ट्रक्शन कह रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मैंने कॉजेज़ बताए, मैकेनिकल कॉज है या फंक्शनल कॉज। ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे किसका है? मैकेनिकल कॉज का है। ऑब्स्ट्रक्शन सिर्फ मैकेनिकल कॉज को यहाँ पे दिखा रहा है। यहीं पे अगर फंक्शनल कॉज होता तो दूसरा जो पैरालिसिस कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस रुक जा रही है, ठीक। एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड एंड द गैस फ्लूइड, फूड जो भी है, ऑब्स्ट्रक्शन है या मैकेनिकल कॉज या जो फंक्शनल कॉजेज़ की वजह से फूड एक्यूमुलेट हो रहा है, फ्लूइड, गैस, फूड सब एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से जो बॉवल है वो डिस्टेंशन हो जाएगा, वहाँ पे फूल जाएगी, ठीक है। ये हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है। कुछ ऐसी, प्लीज़ ड्राइंग पे मत जाना। मान लिया यहाँ पे कलेक्ट हो गया तो ये इसका साइज बड़ा हो जाएगा, डिस्टेंशन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आगे तो ब्लॉकेज है, आगे फूड नहीं जा सकता है। इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे फूड भरता जाएगा, ठीक। ये स्वेलिंग, जस्ट अ मिनट, ओके। तो देखिए डिस्टेंशन कर रहा है कि यहाँ पे जब प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, प्रेशर पड़ने की वजह देखो एक्यूमुलेशन हुआ, डिस्टेंशन हुआ। अब कह रहा है कि वहाँ पे इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो, डिस्टेंशन होने की वजह से यहाँ से जो भी वेजल्स जा रही हैं, इसको जो ब्लड फ्लो सप्लाई कर रही हैं, उनमें कंप्रेस करेगी, उनको ब्लड वेजल सब कंप्रेस हो जाएंगे, तो यहाँ का ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। एज वी नो ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल, वहाँ पे जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी वो कम हो जाएगा, एक्सटीमिया कॉज करेगा। एक्सटीमिया की वजह से क्या हो जाएगा? वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगी, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ विद नेक्रोसिस होगी। सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन में क्या दिखेगा? वहाँ पे डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और सेप्सिस दिखेगा। तो पैथोफिजियोलॉजी एक बार फिर से देखते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो फूड फ्लूइड और गैसेस थी वो एक्यूमुलेट हो गई। ये क्या करेंगी? एक्यूमुलेशन होने की वजह से प्रेशर क्रिएट करेंगे, डिस्टेंशन होगा, बाउल डिस्टेंशन हुआ, डिस्टेंशन की वजह से ब्लड फ्लो क्यों रुका? क्योंकि जो वहाँ की वेजल्स थी वो कंप्रेस हो रही है, ब्लड फ्लो रुक गया। ब्लड ही एक ऐसा सोर्स होता है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा तो एक्सटीमिया होगा अल्टीमेटली। अब एक्सटीमिया हो गया तो वहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, जब ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगी, बैक्टीरियल ग्रोथ के साथ साथ वहाँ पे क्या होगा? नेक्रोसिस हो जाएगी, नेक्रोसिस होगी। और इस पर सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन क्या देखने के लिए मिले हैं? डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड सेप्सिस मिलेगा। नेक्स्ट वन कह रहा है साइन एंड सिम्टम क्या दिखेंगे? तो पैथोफिजियोलॉजी थी, हमने देखा डेफिनेशन क्या है, एटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है। अभी देखते हैं कि इसमें साइन एंड सिम्टम क्या है। तो एब्डोमिनल पेन दिखेगा, मैंने कॉलिकी पेन बताया क्या होता है, इंटरमिटेंट होगा, जो पेन होगा वो इंटरमिटेंट रहेगा। अब वॉमिटिंग अर्ली, जब अर्ली स्टेजेस पे जब वॉमिटिंग होगी तो बाइल स्टेन्ड, स्मॉल बाउल, लेट अगर होगी तो मे कंटेन फीकल। अगर अर्ली स्टेजेस में है, स्मॉल बाउल में है तो बाइल स्टेन्ड वॉमिटिंग हो रही होगी। लेट स्टेजेस में जब वॉमिटिंग होगी तो उसमें फीकल मैटर भी हो सकता है, वॉमिटिंग में फीकल मैटर। लार्ज लेट ऑब्स्ट्रक्शन में,
लार्ज है, बहुत टाइम से बड़ा है, लेट ऑब्स्ट्रक्शन है, तब क्या दिखेगा? फीकल मटेरियल भी वॉमिटिंग में आ सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन ऑन कॉन्स्टिपेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, क्या कह रहे हैं? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन और ऑब्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन ही होगा, ऑब्स्टिपेशन हटा देना। कि बावल साउंड, बावल साउंड कैसा मिलेगा? हाई पीस्ड अर्ली एब्सेंट लेटर, कह रहा है इनिशियल स्टेज में जो बावल साउंड होगा वो बहुत हाई पीस्ड होगा और लेटर बाद की स्टेज में क्या हो जाएगा? वो जो साउंड होगा वो एब्सेंट हो जाएगा। टेंडरनेस दिखेगी, डिहाइड्रेशन के साइंस दिखेंगे। डिहाइड्रेशन के साइन क्या होते हैं? ड्राई माउथ, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना है, क्यों कम हो जाए? वॉल्यूम कम हो रहा है, फास्ट हार्ट बीट बढ़ जाएगी। और फीवर इफ़ कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्ट्रैंगुलेशन अकर, अगर स्ट्रैंगुलेशन हो गया है तो उसकी वजह से क्या दिखेगा? फीवर भी देखने को मिल सकता है। स्ट्रैंगुलेशन मतलब एक दूसरे में उलझ जाना। अब आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? क्लिनिकल असेसमेंट पहले तो हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में क्या देखेंगे? ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ द एब्डोमिनल पेन, कब आ रहा है, कितनी देर के लिए आ रहा है, कैसा पेन है, मैंने बताया था कॉलिक पेन है। वॉमिटिंग कैसी है, बाइलस है या नॉन बाइलस है? बाइलस कब होती है? अर्ली स्टेजेस में होती है और लेट में क्या फीकल मैटर देखने के लिए मिलता है। कॉन्स्टिपेशन ऑब्लिक ऑब्स्टिपेशन, नो स्टूल और फ्लैटस। ऑब्स्टिपेशन का मतलब देखिए यहाँ पे बता रहा है, इसके पहले भी मैंने हर जगह इग्नोर मारा है इसलिए क्योंकि हम क्लिनिकल असेसमेंट में पढ़ने वाले हैं इसलिए। तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ऑब्स्टिपेशन में क्या होगा? ना ही स्टूल पास होगा ना ही फ्लैटस पास हो रहा होगा, ये सीवियर फॉर्म हो गया। प्रीवियस सर्जरी आर एब्डोमिनल कंडीशंस, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी हमें क्लिनिकल असेसमेंट में असेस करना होता है। अभी फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या दिखेगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पैल्पेबल मास दिखेगा, सॉसेज शेप, इंटरसेप्शन। अगर इंटरसेप्शन हुआ है, ठीक, इंटरसेप्शन में क्या दिखेगा? पैल्पेबल मास दिखेगा। बावल साउंड हाइपर एक्टिव, अर्ली स्टेजेस पे हाइपर एक्टिव रहेगा और लेट स्टेजेस पे वो क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन और शॉक दिखेगा। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, उस पर आता है सबसे पहला सीबीसी। सीबीसी क्यों? फॉर द चेक द इन्फेक्शन, यानी अगर इन्फेक्शन होगा तो ल्यूकोसाइट्स का लेवल क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या देखेंगे? सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड का, एंड द बाइकार्बोनेट्स देखेंगे क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है बार बार जिसकी वजह से ये सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड अब्रप्ट हो सकते हैं। अब आता है रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन यानी कि केएफटी कराएंगे, इस पर ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन देखेंगे, क्रिएटिनिन देखेंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन से ये अफेक्ट हो सकते हैं। फिर आता है ब्लड गैस एनालिसिस एबीजी में। इफ प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन, तो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होने के चांसेस या एसिडोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए एबीजी करेंगे। अब आता है हमारा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसपे हम कर रहे हैं क्या? प्लेन एक्सरे एब्डोमेन। इस पर क्या होता है? इस पर देखिए, पहला हो रहा है फ्लैट यानी सुपाइन फिल्म में। सुपाइन में कैसे कर रहे हैं? इसको क्यों किया जाए? इस पर शो करता है डायलेटेड लूप है या एब्सेंस ऑफ द डिस्टल गैस, ये शो करेगा यहाँ पे। अब आता है अपराइट फिल्म में देखेंगे, एक तो इसमें फ्लाइट सुपाइन फिल्म है, फ्लैट सुपाइन फिल्म, अपराइट फिल्म एंड डेक्यूबिटस फिल्म, तीन तरीके से इसका एक्सरे लिया जा रहा है। अब देखिए क्या क्या होता है। फ्लैट सुपाइन फिल्म में क्या शो करेगा? डायलेटेड लूप, एब्सेंस ऑफ डिस्टल गैस, ये शो करेगा। एंड अपराइट फिल्म में शो एयर फ्लूइड लेवल एंड फ्री एयर्स को दिखाएगा। डेक्यूबिटस फिल्म में अल्टरनेटिव टू अपराइट हॉरिजॉन्टल एयर फ्लूइड लेवल्स को शो करेगा। अभी कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कैसे हो रहा है? स्पेशली यूजफुल इन चिल्ड्रन, न्यूनेट्स, डिटेक्ट इंटरसेप्शन, टारगेट साइन, वल्वस आर फ्लूइड कलेक्शन। तो क्यों किया जाता है अल्ट्रासाउंड? चिल्ड्रन या न्यूनेट्स के लिए इंटरसेप्शन हुआ है, वल्वलस है, ये फ्लूइड कलेक्शन हुआ, तो ये इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है कंट्रास्ट स्टडीज, बेरियम आर वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट, जिसमें क्या लेते हैं? गैस्ट्रोग्राफिन लिया जाता है। इनिमा आर मील का यूज़ किया जाता है। हेल्प डायग्नोसिस साइट एंड टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ये किस करता है? डायग्नोज करने में हेल्प करता है। किसका, किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम बेरियम वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट का यूज़ करते हैं। इट कैन बी गैस्ट्रोग्राफिन, जो कि क्या होता है? एक तरह का इनिमा या मील होता है। कैन बी थेराप्यूटिक इन इंटरसेप्शन। अब आता है कि सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन में ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये एडल्ट्स में यूज़ किया जाता है। इससे पहले हमने देखिए क्या देखा था कि न्यूनेट्स में क्या यूज़ किया जा रहा था? अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन न्यूनेट्स के लिए यूज़ किया गया था। और यहाँ पे
जो ये पॉइंट बोला गया है कि एनिमा और मील यानी कि गैस्ट्रोग्राफिन जो है एनिमा के थ्रू मीन्स रेक्टली और ये मील के थ्रू ओरली भी दिया जाता है। अब इधर कह रहा है कि सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन यूज इन एडल्ट्स में यूज़ किया जाता है, ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस में होता है। डिटेक्ट्स क्या देखेगा ये, लेवल एंड कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इससे हमें पता चलेगा किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है और कॉज क्या है उसका। एक्सट्रीमिया देखेगा, स्ट्रैंगुलेशन, परफोरेशन, ट्यूमर, हर्नियास एंड एडेशंस, इन चीज़ों का पता करने के लिए हम सीटी स्कैन करते हैं। अब आ रहा है कि अदर इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या वो करते हैं, इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरी हो तो एंडोस्कोपी, इफ़ कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्टेड, अगर कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्ट किया जाता है यानी कि ऐसा लगे कि कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो एंडोस्कोपी कराया जाता है। एमआरआई ऑफ एब्डोमेन इन सेलेक्टेड केसेस, कुछ ही केसेस में एमआरआई कराया जाता है जैसे कि पीडियाट्रिक्स बच्चों में या प्रेग्नेंट पेरेंट्स में। अब आ रहा है मेडिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं कि फर्स्ट है इनिशियल स्टेबलाइजेशन, सबसे पहले क्या चीज़ स्टेबलाइज करेंगे इस डिजीज कंडीशन के लिए, तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन, सबसे पहले फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को करेक्ट करना है। इसके लिए हम आईवी फ्लूइड देंगे जिसमें प्रेफर करेंगे नॉर्मल सेराइन एंड रिंगर लैक्टेट को, जिसमें डिहाइड्रेशन हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा था, उसको करेक्ट करेगा। इसमें पहले भी देखा था कि हाइपोकैलेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कॉज कर रहा था क्योंकि वॉमिटिंग हो रही थी, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम नॉर्मल सेराइन एंड रिंगर लैक्टेट यूज़ करेंगे। आपका नेजोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब इंसर्शन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि स्टमक में डिस्टेंशन है, उसको रिड्यूस करने के लिए एनजी इंसर्शन किया जाएगा कि रिड्यूस द वॉमिटिंग एंड रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, वॉमिटिंग को कम करने के लिए। वॉमिटिंग कब हो रही है, जब गैस्ट्रिक कंटेंट स्टमक में फिल्ड है, स्टमक पूरा फिल हो चुका है या इंटेस्टाइन में पूरा ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे तो पास आउट नहीं हो रहा है कि यानी एनस के थ्रू तो नहीं पास हो सकता है, तो उसको एनजी इंसर्ट करके पूरा रिमूव आउट कर दिया जाता है जिससे वॉमिटिंग ना हो और एस्पिरेशन के चांसेस ना हो। एनाल्जेसिक दिया जाता है फॉर रिड्यूस पेन रिलीफ के लिए। अवॉइड ओपियाइड्स, कह रहा है ओपियाइड्स को अवॉइड करना है इफ़ पॉसिबल एज दे कैन वर्सन इलियस, क्योंकि ये कंडीशन को और ज़्यादा वर्स कर देगा। मॉनिटरिंग में क्या देखेंगे, वाइटल साइंस देखेंगे, उसका यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, एब्डोमिनल गर्थ देखेंगे। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंशन हो रहा था, इससे हमें पता चलेगा डिस्टेंशन कम की गई थी एनजी से डिस्टेंशन कम करी गई थी, कितना कम हुआ है, कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, हमें एब्डोमिनल गर्थ से पता चलेगा। साइन ऑफ स्ट्रैंगुलेशन चेक करेंगे। अब आ रहा है कि मेडिकेशंस में क्या क्या दिया जाएगा, ऑब्वियसली बात है वॉमिट हो रही है तो एंटी एमेटिक्स दिया जाएगा फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड एंटीबायोटिक्स ओनली इफ द ससेप्शन ऑफ द परफोरेशन और द सेप्सिस, अगर ससेप्शन ऑफ परफोरेशन या सेप्सिस की कंडीशन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। पहले पैथोफिजियोलॉजी में मैंने बताया था कि वहाँ पे कलेक्शन हो रहा है फ्लूइड और गैसेस का, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही, क्यों हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे इस्चीमिया हो गया था, इस्चीमिया की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही थी, तो एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि सेप्सिस ना हो। अब आ रहा है कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट में क्या देंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट में उसको एनपीओ रखेंगे, नील पर ओरल रखेंगे, इनिशियल स्टेजेस में रखा जाएगा उसको। आईवी फ्लूइड्स फॉर हाइड्रेशन, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड्स देंगे। कंसीडर पेरेंटल न्यूट्रिशन इफ प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन, उसको पेरेंटल देंगे, उसको माउथ के थ्रू कुछ नहीं देंगे, उसको हम एनपीओ रखेंगे। अगर उसका ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होता जा रहा है तो पेरेंटली उसको न्यूट्रिशन देंगे क्योंकि न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो है। इंडिकेशन फॉर कॉन्टिन्यूइंग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कौन कौन से अब इस पर इंडिकेशंस हैं देख लेते हैं। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन विदाउट पेरिटोनाइटिस आर स्ट्रैंगुलेशन, पार्शियली अभी ऑब्स्ट्रक्शन बचा हुआ है, कोई पेरिटोनाइटिस नहीं है, स्ट्रैंगुलेशन नहीं है, वह पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अभी अपने मैनेजमेंट को हमें आगे कंटिन्यू रखना है। इधर कह रहा है क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट विद इन 24 to 48 आवर्स होता है। अगर नहीं हुआ क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट 24 to 48 आवर्स में नहीं हो रहा है, थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो भी हम जो उसका ट्रीटमेंट था उसको कंटिन्यू रखते हैं। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट में इंडिकेशन फॉर सर्जरीज के लिए इसके क्या वो हमने पहले देखा था, इंडिकेशन फॉर मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट के लिए आप सर्जरी कब परफॉर्म करेंगे, उसके क्या क्या इंडिकेशंस होंगे। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, वहाँ पे पार्शियली था भी। स्ट्रैंगुलेशन, इस्चीमिया और नेक्रोसिस तक हो गया, अब नेक्रोसिस हो गया यहाँ पे तो सर्जिकल मैनेजमेंट होगा। परफोरेशन फेल्ड, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो चुका है, जो पहले हम कर रहे थे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो चुका है, तब हम करेंगे
सर्जिकल मैनेजमेंट। कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि लाइसिस ऑफ एडेशंस, देखिए पोस्ट ऑपरेटिवली कहीं पे अगर एडेशंस हो गए हैं तो उनको कट कर दिया जाता है, यानी कि एडेशंस को लाइसिस यानी कट कर देना। अब कहे रिसेक्शन विद एनास्टमोसिस फॉर एक्सट्रीमिया नेक्रोटिक एंड परफोरेटेड बावल। बावल यानी इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में एक्सट्रीमिया हो गया, नेक्रोसिस से परफोरेशन हो गया, तो उस पार्ट को क्या कर देंगे, रिसेक्शन, उसको कट कर देंगे और रिमेनिंग जो सेफेस्ट पार्ट है यानी जहाँ पे नेक्रोसिस एक्सट्रीमिया नहीं है उसको हम एनास्टमोस कर देंगे। कोलोस्टोमी या इलियोस्टोमी करेंगे, टेम्परेरी कहा जाता है ये, कि अगर उसको ओरल फीड या फिर हम पैरेंटल उसको नहीं दे रहे हैं तो कोलोस्टोमी, उसको अपर एब्डोमेन रीजन में, उसके एब्डोमिनल रीजन में क्या करते हैं हम, एक ऑस्टिमा कहते हैं, एक ओपनिंग बनाते हैं, उसको कोलोस्टोमी कहते हैं। उस प्रोसीजर को टेम्परेरी डाइवर्जन इफ एनास्टमोसिस इज रिस्की, अगर एनास्टमोसिस यहाँ जो कर रहे थे वो रिस्की है तो हम कोलोस्टोमी कर देते हैं। हर्निया रिपेयर, एक ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द हर्निया, अगर हर्निया की वजह से हो तो हर्निया को रिपेयर करेंगे। स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या है, इमीडिएट रिसेक्शन, अगर स्ट्रैंगुलेटेड है, स्ट्रैंगुलेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके लिए हम तुरंत उसको रिसेक्ट कर देंगे, रिसेक्शन करेंगे। अब कह रहा है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या क्या देंगे, ये हम पहले देखा हमने कि मैनेजमेंट हमारा मेडिकल मैनेजमेंट क्या गया, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या हुआ, अब आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो कॉन्टिन्यू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, सर्जरी के बाद उसको हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट कंटिन्यू रखेंगे। ग्रेजुअली स्टार्ट ओरल इनटेक वंस बाउल फंक्शन रिटर्न, जैसे उसका बाउल फंक्शन रिटर्न हो जाएगा तो हम क्या स्टार्ट कर देंगे, ओरल इनटेक शुरू हो जाएगा, यानी कि वो माउथ से फीड करना शुरू कर देगा। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस ये मॉनिटर करते रहेंगे सर्जरी के बाद होने वाले, जैसे कि इन्फेक्शन ना हो, एनास्टमोटिक लीक, जहाँ पे एनास्टमोसिस हुआ है वहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन, फिर से कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो कॉज नहीं हो रहा है, ये चीज़ें मॉनिटर करती रहनी है हमें। फिर की पॉइंट टू रिमेंबर, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्रायल ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना है। अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इमीडिएट सर्जरी करानी है। ऑलवेज करेक्ट फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डिकम्प्रेशंस बिफोर सर्जरी इज पॉसिबल इफ पॉसिबल। कहते अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो था हमारा उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। दूसरा, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया है तो क्या करेंगे, इमीडिएट सर्जरी करेंगे। ऑलवेज करेक्ट फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड डिकम्प्रेशन बिफोर सर्जरी इफ पॉसिबल, सर्जरी होने से पहले हमें उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही करना है और उसका जो फ्लूइड लेवल होता है बॉडी का वो सही करके रहना। अब एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोला गया था ये क्या था। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में हम स्टार्ट करके रखेंगे उस पर आधा से नील पर ओरल रखेंगे, पेशेंट को IV फ्लूइड देंगे ताकि उसका हाइड्रेट बना रहे, डिहाइड्रेशन से बचता रहे, और उसको कंसीडर द प्रीनेटल न्यूट्रिशन इफ प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन, एंटीएमेटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि सेप्सिस ना हो। ये था क्या, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट देख रहे थे, इधर सर्जिकल मैनेजमेंट हमारा ख़त्म हो चुका था। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमने देख लिया था कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का मैनेजमेंट, ग्रेजुअली स्टार्ट इनटेक, जैसे ही बाउल फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसको हम ओरल इनटेक पे रख देंगे, और एनास्टमोसिस और लीकेज का जो, यानी कि जो सर्जरी हुई है वहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, इसे मॉनिटर करते रहेंगे। हम यहाँ पे देखें की पॉइंट्स क्या होता है कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में हम ट्रायल ऑफ द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, हमने अभी इसी के लिए मैंने पीछे स्लाइड किया था कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्यों देखना है। अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए क्या कंटिन्यू करेंगे हम, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिस पे मैंने बोला कि NPO रखेंगे, उसको IV फ्लूइड्स के थ्रू हाइड्रेशन मेंटेन करके रखेंगे, उसका न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे, और सेप्सिस ना हो पाए इसलिए एंटीबायोटिक्स भी देंगे। अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन वहीं हो चुका है तो स्ट्रैंगुलेशन, इमीडिएट सर्जरी करेंगे। ऑलवेज करेक्ट द फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड डिकम्प्रेशन बिफोर द सर्जरी इफ पॉसिबल। ये चीज़ मैंने पहले भी बता दी है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ।